नमस्ते, वेलकम टू एवरीवन। आज हमारा ये 18वां क्लास है, 18th क्लास। कल हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पर्टेनिंग टू द फर्स्ट हाउस। लग्न से संबंधित जो इम्पोर्टेंट कुछ मुद्दे हैं वो हमने स्टार्ट किया था। उसमें एक लॉन्गेविटी जजमेंट, आयु की जजमेंट को हमने देखा था, और आज भी एक दो एग्जांपल्स आयु की जजमेंट को लेकर के देखेंगे। बाकी फिर और जो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। वैसे तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड देखिए, थ्रू आउट जो हम स्टडी करेंगे, कोई भी टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे उसमें फर्स्ट हाउस लग्न की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन एक दो कुछ जो विशेष चीजें हैं जो कि फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं, जैसे लॉन्गेविटी है, या फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, या फिर एक्सीडेंट वगैरह है, जो फर्स्ट हाउस और मैलेफिक हाउसेस के कॉम्बिनेशन से होता है, वो हम आज पढ़ेंगे। बाकी तो फिर फर्स्ट हाउस से रिलेटेड जितने भी जिंदगी के जितने भी और भी जो हमारे पहलू हैं, नौकरी से लेकर के, और मतलब समझ जाइए कि राइट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ फर्स्ट हाउस का रोल रहता ही रहता है। तो वो जैसे जैसे हम ग्रेजुअली देखेंगे, जैसे हम नौकरी को स्टडी करेंगे, एजुकेशन को स्टडी करेंगे, हर एक चीज में फर्स्ट हाउस का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जो हम दो तीन चीजें आज हम फर्स्ट हाउस से रिलेटेड स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर फर्स्ट हाउस विल बिकम ए पार्ट ऑफ आवर अदर टॉपिक्स। वो रहेगा, हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा। तो अब मैं आप लोगों की इजाजत से मैं स्क्रीन शेयर करना शुरू कर रहा हूँ। एक दो एग्जांपल्स हम देखेंगे। कल हमने एक बहुत शॉर्ट लॉन्गेविटी का केस देखा था, बालारिस्ट का। तो आज हम एक और बालारिस्ट का केस देखेंगे। ये सब लाइव एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे अपने एक्सपीरियंस के हैं। हमारे पास ये हमारे या तो जानने वालों के हैं, या हमारे रिश्तेदारी में हैं, या हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं। ये लाइव एग्जांपल्स हैं। और कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे जो बहुत लंबी आयु जिसकी है, उनके लंबी आयु कैसे, क्या कॉम्बिनेशंस हैं हॉरोस्कोप में। फिर एक मिडिल आयु 30, 35, 36 साल में कैसे जो है किसी की आयु 30, 35, 36 तक जो है रेस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड रहती है, वो हम देखेंगे। फिर फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड कुछ जो है एक दो लाइव एग्जांपल्स हम देखेंगे, जो बीमारी को लेकर के, एक्सीडेंट वगैरह को लेकर के, जो जैसे हमने कल जिक्र किया था कि सैटर्न और मून का जब भी जो है कनेक्शन होगा, एंड स्पेशली इफ दे आर मैलेफिक्स और वीक, तो उससे जो है मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है। उस तरह के एक दो एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं शुरू से करता आया हूँ, बोलता आया हूँ कि कोई भी हॉरोस्कोप आइसोलेशन में मत देखिएगा। गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप की एक इन जनरल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कीजिए, उसी के बाद किसी भी मुद्दे को जो आप देख रहे हैं ना, उस मुद्दे को देखिए। आइसोलेशन में खाली आप जैसे आयु देखेंगे तो वो कई बार धोखा हो जाता है। ठीक है, उसको हम ग्रेजुअली एनीवे वी विल डिस्कस। हम स्क्रीन एक एक करके अब खोल रहे हैं। मैं 2 मिनट आप लोग वेट कीजिए, मैं स्क्रीन खोलता हूँ। देखिए ये खुल जाएगा तो बताइएगा। आ गई स्क्रीन? आ गई ना? ये देखिए, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ वेरी शॉर्ट लॉन्गेविटी, या बालारिस्ट जिसको हम कहते हैं। बालारिस्ट 8-10 साल की उम्र तक जिसकी लाइफ होती है, वो बालारिस्ट योग में पैदा होता है। मतलब बहुत ही वीक जो है लॉन्गेविटी के सिग्निफिकेटर्स होते हैं, या हेल्थ के या लॉन्गेविटी के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं। तो इसमें जो है बालारिस्ट योग होता है। तो हमने कल जैसा बोला था, कोई भी नवजात शिशु का अगर आपके पास हॉरोस्कोप आता है तो उसमें आप सबसे पहले लॉन्गेविटी को जरूर जज कीजिए।
क्योंकि उसके बाद ही अगर लॉन्गेविटी है तभी कुछ है, नहीं तो फिर आगे सब बेकार है। ये देखिए, ये हमारे अपने कजिन सिस्टर है, उसके बेटे का ये, उसका बेटा पैदा हुआ था, उसका ये हॉरोस्कोप था। ये हमने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सब सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है 894, 14:50 PM, पटना का जन्म था। इसको देखिए आप, लग्न लॉर्ड इन राशि चार्ट इज इन द 8th, ठीक है, लग्न लॉर्ड इन द राशि चार्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉन्गेविटी में लग्न में मूल त्रिकोण राशि हो या ना हो, उसका इम्पोर्टेंस होता है। ये कल हमने डिस्कस किया था। फिर अभी और एक एग्जांपल में हमने फिर से डिटर्मिनेंट्स जो हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे उसमें बाकायदा हमने 1 2 3 4 5 6 करके डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, लॉन्गेविटी के डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं। ये बालारिष्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। लग्न लॉर्ड इन राशि चार्ट इज इन द 8th, प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ लॉन्गेविटी, लॉर्ड ऑफ 12th is debilitated and its dispositor Mercury is badly combust. Prime determinant for longevity कैसे 12th हो गया, 12th कैसे हो गया? देखिए, ascendant हमेशा रहेगा। ascendant में अगर मूल त्रिकोण राशि है तो उसका लॉर्ड जो है डिटर्मिनेंट होता है। अगर मूल त्रिकोण राशि नहीं भी है तो ascendant is the strength of the ascendant is the determinant. The ascendant is one of the determinants. तो यहाँ ascendant lord जो है 8वें में चला गया, which is not good, ठीक है। प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ लॉन्गेविटी, लॉर्ड ऑफ 12th। प्राइम डिटर्मिनेंट लॉन्गेविटी का कौन हो जाता है? चूंकि फर्स्ट और 8th में कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं बैठी है, इसीलिए ascendant and lord of the 12th house, that is Venus, becomes prime determinants for longevity. Lord of 12th house is debilitated, तो डेबिलिटेटेड है वीनस। देखिए कहाँ है डेबिलिटेटेड, कहाँ होता है? कन्या में होता है, तो वीनस डेबिलिटेटेड है। एंड इट्स डिस्पोजिटर मर्करी इज बैडली कॉम्बस्ट, इसका डिस्पोजिटर वीनस का मर्करी इज बैडली कॉम्बस्ट, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, डिग्री से आप देख सकते हैं। सूर्य जो है 24 डिग्री पर है और मर्करी 23 डिग्री पर है, ठीक है ना। सो इट इज बैडली कॉम्बस्ट। Dispositor of moon, moon is another, it is supplementary significant determinant for longevity. Dispositor of moon, the supplementary determinant is also combust. Dispositor of moon कौन हो गया? Dispositor of moon हो गया मरकरी, ये भी combust है और सन, चूंकि सन के साथ बैठा हुआ है। Hence prime and supplementary determinants are both extremely weak. Rahu aspects 8th house closely, ठीक है। राहु का एस्पेक्ट जो है वो 8th हाउस पर क्लोज एस्पेक्ट है राहु का। राहु कितने डिग्री पर है? राहु 25 डिग्री पर है और ये 29 डिग्री का हमारा जो है MEP है। बहुत क्लोजली नहीं है बट स्टिल इट डज क्लोजली। नवजात शिशु में जब भी आप देखिएगा ना, तो अगर वीक सिग्निफिकेटर्स हैं, चूंकि बहुत फ्रेजाइल बॉडी होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें आप अगर 4 डिग्री भी है, 5 डिग्री भी है, तो उसको आप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग मानिए डिटर्मिनेंट को, उसकी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग मानिए, बिकॉज इट इज अ वेरी फ्रेजाइल बॉडी। केतु इज इन 6th हाउस, हाउस ऑफ डिजीज। सैटर्न द आयुष कारक इज इन इट्स ओन मूल त्रिकोण राशि, बट डेबिलिटेटेड इन द अष्टांश। यहाँ अष्टांश अगर आप देखेंगे तो सैटर्न यहाँ डेबिलिटेटेड है। तो क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि यहाँ मेन राशि चार्ट में अगर कोई ग्रह अच्छा बैठा है तो नीचे सुधर नहीं सकता है डिविजनल चार्ट में, लेकिन अगर यहाँ खराब हो गया तो ये तो फिर ये खराब हो जाता है, ठीक है। नाउ लुक एट द अष्टांश। सन इज डेबिलिटेटेड। सन देखिए, इट इज द सेकेंडरी सप्लीमेंट्री डिटर्मिनेंट फॉर लॉन्गेविटी। सन इज डेबिलिटेड, सैटर्न इज डेबिलिटेटेड। सैटर्न आयुष कारक होता है। किसी भी हॉरोस्कोप में सैटर्न की स्ट्रेंथ को देखना जरूरी होता है आयु के लिए। लॉर्ड ऑफ असेंडेंट मून इज इन 6th, लॉर्ड ऑफ अष्टांश इज इन 6th, ठीक है, मून। सन विद राहु केतु, राहु केतु एस्पेक्ट सैटर्न एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सैटर्न का राहु केतु के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है एंड वाइस वर्सा। राहु एस्पेक्ट्स 8th
as does Ketu. Rahu aspects 1 1 2 3 1 2 3 4 5। इसमें देखिए हमने कल बताया था आपको, डिविजनल चार्ट्स में डिग्री का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सिर्फ एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। डिग्री का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट होगा। तो राहु और केतु दोनों जो हैं एथ हाउस को, एथ हाउस इज वन ऑफ द हाउसेस फॉर लॉन्गेविटी को ये एस्पेक्ट कर रहे हैं। डिविजनल चार्ट में राहु केतु एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डिविजनल चार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डिविजनल चार्ट में राहु केतु एक साथ हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक साथ हो गए राहु केतु? हाँ, इसमें एक साथ हो गए। डिविजनल चार्ट जब आप बनाने जाइएगा ना, हाँ। तो एक साथ हो सकते हैं ना। वो ऑपोजिट बनाने, जो कहाँ पर राहु केतु किस अष्टांश, किस 8वें भाव में, वर्ग में बैठे हुए हैं, उस पर डिपेंड करेगा ये कहाँ किस जो है राशि में जाते हैं। तो यहाँ एक साथ हो सकते हैं। एक साथ रहने में क्या वो ज्यादा ये बैड खराबी करता है? नहीं, खराबी डिपेंड करता है हम क्या देख रहे हैं। हम अष्टांश को हम यहाँ किस लिए देखिए, एक्चुअली तो इसमें अष्टांश देखने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये राशि चार्ट ही बहुत खराब है बाल अरिष्ट के लिए, लेकिन हमने देख लिया हाँ, एक साथ अगर रहेंगे तो राहु केतु अक्सर खराब ही करते हैं। और 8वें भाव को देख रहे हैं तो ये बुरा माना जाएगा। राहु केतु एस्पेक्ट सैटर्न एंड वाइस वर्सा। राहु एस्पेक्ट 8th as does केतु। चाइल्ड लिव्ड ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। ये बच्चा भी जो है, ये 8th हाउस वाला बताना, 8th हाउस को कैसे देख रहे हैं? 8th हाउस का अष्टांग में 1 2 3 4 5, ये 5वीं दृष्टि होती है ना। हाँ जी, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, आगे से। तो ये बच्चों का हॉरोस्कोप जब आए तो ये कॉम्बिनेशंस अगर मिले तो सर्वाइवल का चांस थोड़ा कम होता है। सर्वाइवल का चांस कम होता है। मेडिकल साइंस अब तो बहुत एडवांस्ड है, लेकिन आप ये समझ जाइए मेडिकल साइंस के हिसाब से ही आजकल हॉरोस्कोप भी आता है सामने। अब आप देखिएगा कि इतने बालारिष्ट के हॉरोस्कोप स्पेशली जो है ना, मिडिल क्लास में या अपर मिडिल क्लास में, गरीबों में तो आएंगे ही आएंगे। गरीबों का हॉरोस्कोप आएगा कैसे आपके पास, उनको तो टाइम वाइम नहीं नोट होता है। लेकिन कम आएंगे बालारिष्ट के हॉरोस्कोप, इसलिए कम आएंगे क्योंकि मेडिकल साइंस एडवांस हो गया है, तो बचने का चांस जो है ये 1994 का हॉरोस्कोप है, ठीक है। 1994 ये ना, मतलब आज से 26 साल पहले की बात हुई है। इस बच्चे को जो है ना, ये जो पैदा हुआ था, इसके हार्ट में छेद था, he had a hole in his heart। तो इसीलिए डॉक्टर, मतलब उस जमाने में तो बड़ा मुश्किल था इलाज होना, तो इसीलिए बालारिष्ट योग भी था, हार्ट था, और छेद, इस ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस भी जस्टिफाई कर रहे थे उसको जो बीमारी थी। तो ही लिव्ड ओनली फॉर फ्यू मंथ्स। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये कुछ महीने ही ये बेचारा, ये बच्चा जो है पैदा हो करके उसके बाद वो गुजर गया था बच्चा। तो ये कल हमने एक बच्चे का देखा था, वो हमारे एक मित्र थे, उनका बेटा था, और ये हमारी कजन सिस्टर है, उसका बेटा था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक हॉरोस्कोप खोलते हैं, दूसरा हॉरोस्कोप एक लेते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन? डिटर्मिनेंट्स हम फिर से एक बार, अभी एक और हॉरोस्कोप जो हमने बनाया है राइट अप, उसमें डिटर्मिनेंट्स हमने फिर से आपको रिफ्रेश करने के लिए हमने उसमें अच्छे से और एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरे चार्ट पे चलता हूँ। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट्स वीक होंगे तो बालरिश होगा। देखिए, डिपेंड करता है कितना वीक है, या आपको देखना पड़ेगा। अगर कहीं कोई सेविंग, हम लोगों ने तो वो परसेंटेज निकाला नहीं पिछले में, तो कैसे बता सकते हैं कि बहुत वीक है? देखिए, आप ऐसा है ना, परसेंटेज आप निकाल लीजिए। आप एक्सपीरियंस जब आपको हो जाएगा तो आपको परसेंटेज हर बार कागज कलम लेकर के निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जी। आप खुद ही जज कर लीजिएगा। आप देखिए 2 4 10 आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। फॉर्मूला तो आपको सारा पता चल गया है कि अगर वो दुष्ट भाव में बैठा हुआ है कोई भी ग्रह, 50% स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। अगर वो इन्फेंसी में है तो किस हिसाब से जो है 20% पर डिग्री कम होती है। मूल त्रिकोण राशि अगर उसकी एफ्लिक्टेड है तो 75% कम हो जाता है। अगर फुल्ली एफ्लिक्टेड है, अगर 5 डिग्री पर डिग्री 15% कम होता है उसकी स्ट्रेंथ। आप देखिएगा तो यू विल फॉर्म ए फेयर आइडिया।
आप करना चाहें तो आप कागज कलम लेकर के कर सकते हैं। बच्चे के केस में आप जैसे आप 75% हम मान के चलते हैं कि मूल त्रिकोण राशि अफेक्टेड होने से 75% स्ट्रेंथ कम होता है। तो अगर एकदम बच्चा नया पैदा हुआ है तो अगर खराब है बालारिश तो आप उसको 80-85% मान के चलिए। ये सब थोड़ा एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको एक्सपीरियंस और जो बोलते हैं कि कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करने वाली बात होती है, वो करना पड़ेगा हमको। और एकदम रॉकेट साइंस नहीं है। यू विल कम अक्रॉस हॉरोस्कोप्स जिसमें कि बच्चा बच गया, ठीक है, बच्चा बच गया, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, बच्चा बच गया। हर एक एस्ट्रोलॉजी 100% अभी भी जो है 90% में आपको मिलेगा, 90 to 95% ठीक ठाक आपको यू विल गेट द रिजल्ट्स, बट यू विल कम अक्रॉस 1 or 2 हॉरोस्कोप्स। और उसमें एस्ट्रोलॉजर बड़ा जो है ना डिस्करेज होता है और एस्ट्रोलॉजर को सेटबैक होता है अगर उसका प्रेडिक्शन सही नहीं होता है या कोई चीज अगर ठीक से बैठ नहीं रही है। तो उसमें फिर यह है कि देखिए ऐसा है ना, बच्चा आपके सामने तो पैदा हुआ नहीं है, आपके सामने जो हॉरोस्कोप रखा गया है आप उसी को देख करके जज कर रहे हैं। तो अगर बच्चा जैसे अगर बहुत वीक कॉम्बिनेशंस मिलते हैं आपको और आप देखते हैं कि बच्चा सरवाइव कर गया, दैट मीन्स देयर इज फुल स्कोप फॉर BTR, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। इसका मतलब वो टाइम ठीक से नोटेड नहीं था। अब वो हॉस्पिटल के डिलीवरी रूम में टाइम कैसे नोट हो रहा है, क्या नोट हो रहा है, हम लोगों को तो पता नहीं है। और टाइम नोट होने का भी फॉर्मूला है, वो डॉक्टर्स को तो बताया नहीं जाता है, नर्स को, दे आर नॉट बॉदर्ड। हमारा तो अपना ये समझना है कि जब तक वो बच्चा अम्बलाइकल कॉर्ड उसका कट नहीं होता है तो वो बच्चा जो है अपने मदर पे डिपेंडेंट होता है। जब उसका अम्बलाइकल कॉर्ड कट हो जाएगा वो टाइम नोट करना चाहिए, देन ही बिकम्स एन इंडिपेंडेंट। उसकी जिंदगी इस दुनिया में जो है पृथ्वी पर शुरू होती है। जब तक अम्बलाइकल कॉर्ड अटैच्ड है तब तक बच्चा जो है वो माँ के ऊपर डिपेंडेंट है। एनीवे, तो ये सब सारी चीजें हैं जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जिसको कहते हैं ना, दीज आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इन एस्ट्रोलॉजी एंड वी हैव टू लिव विद देम एंड वी हैव टू फेस देम। बट अगर इफ एवरीथिंग इज ऑर्डर तो ठीक है, मतलब प्रेडिक्शन सही आता है। ये देखिए, ये एक है चार्ट विद प्रॉमिस ऑफ गुड लॉन्गेविटी और पूर्ण आयु। इसको देखिए, मैंने फिर से एक बार आपके लिए यहाँ पर वो कर दिया है, इसको हम फिर से एक बार समझ लेंगे। इसका मैं भेज दूंगा आप लोगों को। फिर कल भी वाले राइटअप में भी लिखा हुआ था, फिर से डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉन्गेविटी। द प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर लॉन्गेविटी आर, नंबर 1, लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट विद द मूल त्रिकोण राशि। अगर मूल त्रिकोण राशि है तो लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट। इन केस देयर इज नो मूल त्रिकोण राशि इन द असेंडेंट, the prime determinants are the ascendant, ठीक है, फिर ascendant हो जाएगा, and the lord of the 8th house with the मूल त्रिकोण राशि, ascendant and lord of the 8th house with the मूल त्रिकोण राशि. In case there is no मूल त्रिकोण राशि both in ascendant and 8th house, then prime determinants are the ascendant and lord of the 12th house with the मूल त्रिकोण राशि. इसमें भी मूल त्रिकोण राशि नहीं, इसमें भी नहीं, तो फिर असेंडेंट और लॉर्ड ऑफ 12th हाउस विद मूल त्रिकोण राशि, ये प्राइम डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे। इन केस नो मूल त्रिकोण राशि इज देयर इन 8-12, ठीक है, इन असेंडेंट 8-12, देन द प्राइम डिटर्मिनेंट्स बिकम द असेंडेंट एंड द सिग्निफिकेटर फॉर लॉन्गेविटी सैटर्न, आयुष कारक जिसको कहते हैं, सैटर्न आयुष कारक है। इफ देयर सैटर्न का रोल अदरवाइज भी होता है। If there is a मूल त्रिकोण राशि in the ascendant of the ashtams, the lord of the ascendant becomes an additional prime determinant. Number 6, supplementary determinants of longevity are sun and moon. In addition to all this, other benefits if strong, देखिए ये important point है, other benefits if strong and influencing the determinants favorably, good longevity is promised. अगर बाकी भी ग्रह जो हैं स्ट्रॉन्ग हैं और अगर वो डिटर्मिनेंट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं तो अच्छी लॉन्गेविटी प्रॉमिस्ड होती है। अब देखिए, इन दिस चार्ट द प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर लॉन्गेविटी इज मून,
क्यों मून? मूल त्रिकोण राशि इसकी जो है लग्न 4 नंबर की लग्न है, मूल त्रिकोण राशि मून है। मून इज वेल प्लेस्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मून यहाँ पर 9वें भाव में 18 डिग्री का है, स्ट्रॉन्ग है। Saturn, the significator, is afflicted but well placed. Saturn, the significator, यहाँ पर Saturn सेकंड हाउस में है, Saturn significator है, but it is afflicted. कैसे afflicted है? ये जो है केतु द्वारा afflicted है, but it is well placed. This is the only slight weakness. ठीक है, is well placed. Sun is well placed. Sun कहाँ पर है? Sun लग्न में बैठा हुआ है 19 डिग्री पर, Sun well placed है। Benefics, Mercury, Venus are also strong with a strong dispositor. Mercury, Venus का dispositor moon है, Sun का भी dispositor moon है, well placed moon है, strong है। So all these benefics are strong. He is currently in his 90s. इस सज्जन की उम्र जो है 90s में है। Afflicted Saturn and Mars did pose some health problems. इनको health problems हुई in their अंतर्दशा, and Saturn may bring about death in its coming sub period, as it is also posited in the second house, which is the Marak Sthan. तो Saturn as it is, अब ये 90 साल के हो चुके हैं, अब इनके ऊपर जाने का टाइम शायद जो है, अब हम एक अंदाज लगाते हैं कि आ रहा होगा। और मारक जो है सैटर्न सेकंड और सेवेंथ के जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं उनको मार्केश भी बोलते हैं। तो शायद एक आने वाली इनकी जो शनि की एक अंतर्दशा जो आने वाली है उसमें लोगों को उम्मीद है कि ये अब नहीं बचेंगे, बिकॉज ही इज नॉट कीपिंग वेरी गुड हेल्थ नाउ। 94 या 95 इनकी उम्र है। इट इज ऑल्सो posited in the Marak second house. Note that no planets are stationed in 6, 8 and 12 houses. ये देखिए कोई भी हॉरोस्कोप में आप देखिएगा, इसको पहले भी हमने हाईलाइट किया हुआ इस बात को, 6, 8 और 12 ये तीन ग्रह जो ये तीन भाव खाली है। 6, 8, 12 में आपको मालूम है कोई भी ग्रह बैठता है तो 50% स्ट्रेंथ उसकी सीधे सीधे कम हो जाती है। ठीक है, तो ये this is a strong horoscope. By and large, longevity is good. Full longevity जिसको कहते हैं, full longevity is promised. सिर्फ एक कोई ग्रह अगर आइसोलेशन में नहीं देखना है, कोई एक ग्रह अगर थोड़ा वीक है तो उसके वजह से लॉन्गेविटी जो है रिड्यूस नहीं होती है। इसको समझिए, इसमें कहीं अगर कोई है, ये मेन है। डिटर्मिनेंट्स में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, स्पेशली इस बात को लेके अगर कोई कंफ्यूजन है कि नॉन मूल त्रिकोण राशि की हम कैसे बात कर रहे हैं असेंडेंट को, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन। किसी को है कोई कंफ्यूजन? Any confusion? Anybody? सर कंफ्यूजन नहीं है, जो आपने बताया उसको बिल्कुल सही समझना नहीं, मतलब ये समझने वाला है ना आइटम, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉन्गेविटी। कल शायद हमको लग रहा था कि इसमें अगर हम लोग नटसेल में समरी में बोलना चाहें तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ जो लॉन्गेविटी के जो की प्लैनेट्स हैं उनका स्ट्रेंथ को देखना है। अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में है तो जनरली पूर्ण आयु रहेगा। हाँ हाँ, बट जैसे 66 प्लस आप बोल रहे हैं पूर्ण आयु है, वो पूर्ण आयु मानी जाती है। तो कोई 94 भी ऊपर है। देखिए आपको जजमेंट करना है, उसका कोई पैमाना नहीं है नापने का। उसके बाद फिर आपको जजमेंट करना है कि कितनी स्ट्रेंथ है प्लैनेट्स की। अगर बॉर्डर लाइन है तो आप कहेंगे 60, 65, 70 उम्र नहीं। उसमें एक चीज और है ना, इसमें हमें ये डिस्कस करना है। देखिए इसके बाद हम इसमें नहीं किए हैं। आप देखेंगे कि दशा अंतरदशा उसके बाद जो है ना, दशा अंतरदशा किसकी आने वाली है, इसमें भी तो कुछ वीक प्लैनेट्स होंगे ही। भाई आदमी के एक जिंदा रहने की तो एक लिमिट होती है। इसीलिए सेकंड और सेवेंथ जो है, जो हम बोलते हैं कि मारक ग्रह माना जाता है, या 12th हाउस का भी स्वामी ये मार्केश होते हैं। तो अगर फुल लॉन्गेविटी भी प्रॉमिस्ड है तो हमें देखना है कि जैसे 66 आप मिडिल एज आपने जज किया,
तो उसके बाद कब तक रहेंगे, तो आप फिर दशा अंतरदशा देखिए क्या आने वाली है। उसके बाद आप देखिए कौन सा प्लैनेट कौन से कॉम्बिनेशन में इनका जो है ना अंतिम समय आएगा, वो देखना पड़ेगा। वी आर जस्ट जजिंग द लॉन्गेविटी हियर, वी आर नॉट जजिंग व्हेन ही विल पास अवे। ठीक है। ये दूसरा पॉइंट जो है, in case there is no MTR in the ascendant, the prime determinant are the ascendant and the lord of the 8th house with the MTR. अब रुक जाइए, एक चीज समझा दे रहा हूं मैं। लॉन्गेविटी के केस में अगर मूल त्रिकोण राशि असेंडेंट में है तो उसका स्वामी प्राइम डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और अगर मूल त्रिकोण राशि नहीं है तो असेंडेंट की स्ट्रेंथ को देखेंगे हम। मूल त्रिकोण राशि है चाहे नहीं है, नॉन मूल त्रिकोण राशि भी अगर है तो अगर वो अफ्लिक्टेड है तो असेंडेंट वीक हो गया। आप समझ रहे हैं ना? तो वो लॉन्ग, हाँ ये मतलब है जी। देखिए नॉन मूल त्रिकोण राशि भी तो हमने जब स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स और वो पढ़ा था तो उसमें नॉन मूल त्रिकोण राशि का भी तो वीकनेस का फॉर्मूला था ना। नॉन मूल त्रिकोण राशि भी अफेक्टेड हो सकती है, ठीक है। हाँ। ऐसा नहीं कि नॉन मूल त्रिकोण राशि जिसमें नहीं है तो अब इसमें तो 12वें घर में नॉन मूल ये मूल त्रिकोण राशि नहीं है तो क्या 12 घर का रिजल्ट हमें मिलेगा नहीं क्या? ऐसा तो नहीं है, हर एक घर का रिजल्ट मिलता है जी। तो इसमें डेथ के केस में लॉन्गेविटी आयु निर्णय के केस में असेंडेंट का बहुत महत्व है। मूल त्रिकोण राशि हो चाहे नहीं हो, ascendant will always remain one of the determinants. और प्लस देखिए साथ में इसके, ये देखिए ये 3-4 ग्रह, तीन ग्रह ये हो गए, एक ग्रह ये हो गया, ये 4 बहुत मजबूत ग्रह हैं, ठीक है। मंगल अफ्लिक्टेड है थोड़ा राहु से, तो इसमें लिखा है ना हमने, सैटर्न और मार्स के अंतरदशा में इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई थी। सैटर्न और मार्स के अंतरदशा में इनको हेल्थ की प्रॉब्लम्स हुई थी, ठीक है। लेकिन ये अगर 9 में से 4 ग्रह अगर बहुत मजबूत होते हैं और वेल प्लेस्ड होते हैं, फुल स्ट्रेंथ में होते हैं, तो दिस इन इटसेल्फ, और 6, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है, ये बहुत बड़ा जो है ये प्लस पॉइंट है। एक आध हमने हॉरोस्कोप आपके साथ डिस्कस किया है जिसमें 6, 8, 12 में जो है ग्रह नहीं थे, वो बहुत अच्छा हॉरोस्कोप था। एक लड़के का था ना, हाँ फिर आएगा वो हॉरोस्कोप फिर आएगा, उसमें और भी तो हमें बहुत सारी चीजें उसकी देखनी है ना। नौकरी उसको कब लगी, क्या करता है ना, उसके एसेट्स जो हैं क्या हैं, वो ऐसे और भी हॉरोस्कोप्स हैं। कुछ वेल टू डू लोगों के हॉरोस्कोप्स हैं, वेल प्लेस्ड हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत वेल प्लेस्ड हैं, ऐसे हॉरोस्कोप्स आएंगे। भुवनेश्वर जी, हाँ क्या हाल है भुवनेश्वर जी, कहाँ है? रांची। जरा म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए प्लीज। कर लिए हैं। मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। दूसरी स्क्रीन आ जाएगी तो बताइएगा। आ गया आ गया ना? देखिए दिस इज चार्ट विद प्रॉमिस ऑफ short to middle longevity. This is chart with the promise of short to middle longevity. The prime determinant for longevity is Venus. Venus is a prime determinant for longevity. Venus is in the afflicted 11th house. Okay, it is in the afflicted 11th house.
11th हाउस क्यों अफ्लिक्टेड है? Sun is on 12th. है क्यों अफ्लिक्टेड है? केतु के कारण वो मरकरी उसके एमईपी पे बैठा हुआ है, इसलिए एमईपी बैठा हुआ है, ठीक है। अफ्लिक्ट Venus is in the afflicted 11th house, afflicted by the functional malefic planet Mercury with an aspect of 4 degrees difference, ठीक है। 4 degrees Venus और Mercury के में aspect का difference है। Mercury is afflicted by Ketu. Mercury is also afflicted by Ketu. एस्पेक्ट है सर की कंजंक्शन है। सॉरी गलत लिख दिया हमने, कहाँ लिखा है हमें? with an aspect of 4 degrees difference। हाँ ये मैं चेंज करता हूँ, अभी कर देता हूँ, कर्सर बदलूंगा तब चेंज करूंगा। with a conjunction of 4 degrees difference. Mercury is afflicted by Ketu. The ascendant of the Ashtams is Cancer. नहीं दिखाया हमने, Ashtams Cancer है। Whose Lord Moon becomes an additional prime determinant. पिछले स्क्रीन में हमने पढ़ा था कि अगर अष्टाम्स में अगर मूल त्रिकोण राशि है तो उसका स्वामी जो है एडिशनल प्राइम डिटर्मिनेंट हो जाता है। मून इन दी मेन चार्ट इज वेल प्लेस्ड, मून इन दी मेन चार्ट इज वेल प्लेस्ड, हालांकि इन्फेंसी में है, इन द 7th हाउस बट इन इन्फेंसी, एंड इट्स डिपॉजिटर मार्स इज debilitated and in old age. Jupiter is in 6th and thus weak. Sun, the dispositor for Venus, Mercury, Ketu, is in the 12th and in infancy. Ayushkarak Saturn is combust in the 12th house. Apparently, longevity promised is very short. But since Venus, the prime determinant, though weak, is well placed, 11th house में well placed है, and at a distance of 4 degrees from the most malefic planet. 4 डिग्री के डिफरेंस पर है, ठीक है, from the most malefic planet. So it had enough strength to give the native a lifespan of 35 years. AN की जिंदगी 35 साल तक चली है। After a long illness, हॉरोस्कोप तो खराब है ही है, सब बीमारी जुपिटर वगैरह सब 6th हाउस में बैठे हुए हैं, अष्टाम्स भी ठीक नहीं है। After a long illness, the native passed away during moon Jupiter. मून हमने देख लिया कि ये 7th हाउस में, वैसे भी मारक हाउस में है मून, ठीक है, बिकम्स अ मार्केश, 4 डिग्री पर है। अष्टाम्स में मून जो है अष्टाम्स के असेंडेंट का स्वामी होकर के अष्टाम्स में 8th हाउस में चला गया है। मून जुपिटर, मून इज वीक, लॉर्ड ऑफ अष्टाम्स, moon is weak, lord of ashtams, ascendant in 8th house of ashtams, and Jupiter is occupying 6th house of disease in both Rashi chart as well as in the ashtams. In fact, there was no need for looking at the ashtams. ये इनकी जिंदगी जो है 35 साल की रही, तो 35 साल की रही, इसका हम मुख्य कारण ये मानते हैं कि मे बी क्योंकि ये एकदम रैप्ड कंजंक्शन में नहीं, पहले तो मैं इसको चेंज कर दूं, कंजंक्शन होगा। अभी चेंज कर देता हूं, तब तक आप लोग इसको देखिए।
with a conjunction of 4 degrees difference. ठीक है? This is how we study longevity charts. अब ये अगर आपके पास बर्थ के टाइम पर आता हॉरोस्कोप तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना, ठीक है? लेकिन कुछ जो हैं रिडीमिंग फैक्टर्स हैं, जैसे सूर्य हमने मेंशन नहीं किया, सूर्य ठीक है 12वें भाव में लेकिन उच्च का है, नहीं सॉरी सूर्य उच्च का नहीं है। कुछ रिडीमिंग फैक्टर्स है कि वीनस जो है 4 डिग्री के फासले पर है और 11th हाउस is a good house to be in and it is the prime determinant for longevity. That is why probably, and moon is also 4 डिग्री का तो है but moon is well placed. Moon is well placed, ठीक है? और इसमें 8वां भाव जो है, 8वां भाव मूल त्रिकोण राशि नहीं है इसीलिए कोई खास मतलब है नहीं। 8वां भाव सैटर्न भी बैडली प्लेस्ड है, 12th हाउस में चला गया है। ये वीनस के वजह से इनकी जिंदगी 35 साल, लेकिन ये जब तक रहे आप ये समझिए कि इनके लाइफ में ये हमने लिखा है ना आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस, बहुत दिन तक बीमार रहे, देयर वाज नथिंग, मतलब जिंदा तो रहे सिर्फ 35 साल लेकिन उसमें गुड पार्ट ऑफ हिज लाइफ वेंट इन, ही हैड टू सफर फ्रॉम वेरी सीरियस इलनेस। वो उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के बाद ही पोर मैन ही पास्ड अवे। ये 3-4 हम लोगों ने लॉन्गेविटी के देखे हैं। लॉन्गेविटी तो देखिए देखना बहुत आसान है, आप अपना हॉरोस्कोप निकाल करके देख लीजिए कि अभी तक हम हैं तो लॉन्गेविटी हमारी कम से कम इतनी जस्टिफाइड है कि नहीं है। अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है तो आपको मिलेगा देखने को। तो ये लॉन्गेविटी के 4 एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, 2 बालारिस्ट का देखा, एक लॉन्ग लाइफ का देखा और एक मिडिल टू शॉर्ट लाइफ का देखा, ठीक है? इसी में थोड़े बेटर और पोजीशन होते, जो अंशुमन जी अभी पूछ रहे थे, तो हम थोड़ा एक अंदाज लगा सकते थे कि हाँ भाई 35 नहीं, चलो 50, 55, 60 तक जिंदा रहेंगे। थोड़ी बेटर और पोजीशन अगर प्लैनेट्स की रहती, थोड़ी सी बेटर और रहती तो इसमें, लेकिन प्लैनेट्स की पोजीशन काफी वीक है। 35 साल भी अगर ये रहे तो काफी रह गया हमारे हिसाब से। अगर बर्थ के टाइम में ये हॉरोस्कोप आए, अगर बच्चा जब ये पैदाइश इनकी हुई थी तो शायद हम ही लोग जो है ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। हम लोग को डर लगता कि ये कहीं जो है बहुत शॉर्ट लॉन्गेविटी तो नहीं है, कम से कम बालारिस्ट तो नहीं तो, लेकिन अप टू 33 इयर्स ही, एक्चुअली 33-35 में देखिए कोई ज्यादा फर्क है नहीं, ठीक है ना? वो एक आध डिग्री अगर ऊपर नीचे ये MEP वगैरह हो गई तो 33 का 35 और 35 का 33 हो जाना कोई बड़ी बात है नहीं। These are not corrected horoscopes. ये BTR नहीं किया हुआ है, कम से कम हमने नहीं किया है BTR, तो इसीलिए ये 2-3 डिग्री ऊपर नीचे हम मान करके चल सकते हैं, तो उसमें 1-2 साल का लॉन्गेविटी का फर्क आ जाएगा। जो BTR हॉरोस्कोप मेरा किया रहता है मैं बता देता हूँ BTR किया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट हाउस के कुछ और पहलू हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हाउस के हम 1-2 और पहलू देखते हैं। हम लॉन्गेविटी आई थिंक मोर और लेस, आपको मोर और लेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा लॉन्गेविटी का, क्या बताइए? वीरेंद्र जी आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में तो आ रहा है सर, लेकिन हमको थोड़ा सा सब पीछे से काफी वो तो मैंने आपको बोला है ना कि आज के क्लास के बाद फिर गैप रहेगा तो उसको मैं आपका अलग से क्लास ले लूंगा। वो आपको हाँ नहीं वो जब तक बैकग्राउंड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आप चूंकि आपको बेसिक्स पता है, बेसिक्स लेकिन हम लोगों के हिसाब से नहीं पता है, तो वो मैं समझा दूंगा। वो आपको 1 या 2 क्लास में ही, जैसे हमारे संजय जी भी लेट ज्वाइन किए थे तो उनको भी आप ही की तरह उनको भी ज्ञान था, तो उनको फिर वो हमारे जो हम जिस अप्रोच से पढ़ रहे हैं, हमारा जो सिस्टम्स अप्रोच है वो उसमें और आप जो जानते हैं उसमें जो फर्क है उस पर हम उसमें क्लैरिफाई करते हुए कहाँ कहाँ फर्क है, आप क्या जानते हैं। एक तो शुभ और अशुभ ग्रह का जो फर्क है वो है ना, बाकी फिर आपके दिमाग में है कि राशि से भी देखा जाता है, वो एक फर्क है। तो
एनीवे वो हम कर लेंगे। बाकी हाँ बाकी आप समझ तो रहे ही होंगे। जी जी, समझ तो रहे हैं, समझ जो किसका क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट हो रहा है, किसके चलते वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो समझ में आ रहा है। जी जी ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम एक और चार्ट खोल रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट हाउस से हम लोगों ने अभी एक चीज देखा कि हम लॉन्गेविटी, एक चीज तो लॉन्गेविटी पढ़ते हैं, उसके बाद लॉन्गेविटी के अलावा फर्स्ट हाउस से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं। हेल्थ इश्यूज होते हैं और खास करके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में फर्स्ट हाउस हमारा जो है, फर्स्ट हाउस हमारे फेस को, हमारा ब्रेन, फेस, स्कल, ये सब को कवर करता है। ठीक है, ऑर्गन्स में अगर देखा जाए, बॉडी पार्ट्स में, तो इनके ऊपर भी फर्स्ट हाउस की स्ट्रेंथ कैसी है, फर्स्ट हाउस असेंडेंट की स्ट्रेंथ कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे साथ क्या क्या इवेंट्स हमारे लाइफ में हो सकते हैं रिगार्डिंग दोज पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स। ये देखिए यहाँ इसका हेडिंग है रिजल्ट्स ऑफ अफ्लिक्टेड लग्न ऑब्लिक सैटर्न एंड मून कॉम्बिनेशन। कल हम लोगों ने एक पढ़ा था सैटर्न और मून, जो हमने सूत्र पढ़े, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। ये सब में हमने देखिए डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया हुआ है, आप लोग अपने इसको उसमें डाल करके चेक कर सकते हैं। रिजल्ट्स ऑफ अफ्लिक्टेड लग्ना ऑब्लिक सैटर्न एंड मून कॉम्बिनेशन। डेट ऑफ बर्थ दे दिया हमने 6577, 4:05 जगाधरी हरियाणा। ये हॉरोस्कोप है, ये प्लैनेटरी पोजीशंस हैं। ये सीधे हमने सॉफ्टवेयर से कट पेस्ट कर दिया है निकाल करके। इसमें देखिए अब लग्ना अफ्लिक्टेड बाय मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट वीनस। लग्न जो है 20 डिग्री 37 मिनट की है और वीनस 16 डिग्री का है। 4 डिग्री से लग्न को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, बाय कंजंक्शन। फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट सैटर्न अफ्लिक्ट्स 5th house. Saturn is the lord of 12th house. It is a functional malefic planet. It afflicts the 5th house. क्यों afflict कर रहा है? क्योंकि 17 डिग्री का है और हमारी MEP जो है 20 डिग्री की है, तो इसको afflict कर रहा है। ठीक है, इसका डिस्पोजिटर जो है मून नीच का है, मून नीच का है और ओल्ड एज में है, तो ये इसका डिस्पोजिटर बहुत कमजोर हो गया मून। तो सैटर्न बिल्कुल ही बहुत कमजोर हो गया और बहुत बैडली जो है ना 5th हाउस को अफेक्ट कर रहा है। 5th हाउस हमारे ब्रेन से भी कनेक्टेड होता है, बिकॉज 5th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ इमोशंस। ठीक है, सैटर्न 10 बिकम, देखिए ऐसा है ना, जो हॉरोस्कोप हमारे सामने आता है, आपके पास अगर ये हॉरोस्कोप आएगा तो बिना किसी प्रॉब्लम के नहीं आएगा। ये हॉरोस्कोप आपके पास आएगा तो इसमें और भी जो दिस मे बी वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जिसको लेकर के कोई आपके पास, ये सज्जन आपके पास आ सकते हैं, तो आपको इसको डायग्नोसिस करना है। अगर एडवांस में आ गया तब तो आपको देखना होगा, उसके लिए यू हैव टू टेक एन ओवरऑल व्यू। इसी मैं शुरू में हमेशा
कहता हूँ कि सबसे पहले फंक्शनल वीकनेसेस ऑफ द हॉरोस्कोप निकालिए। वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स के लिए बहुत कम लोग आते हैं। जब सब कुछ ठीक चलता रहता है, अंग्रेजी में बोलते हैं व्हेन एवरीथिंग इज hunky dory nobody will come to you. So anyway, Saturn thus becomes extremely weak and very malefic. मैलेफिक ग्रह अगर कमजोर हो जाता है हर तरीके से तो बहुत मैलेफिक हो जाता है और वो उसकी जो है बुरा करने की, ईविल करने की क्षमता बढ़ जाती है। द प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर हेल्थ, सन, छठे का स्वामी सन है, मूल त्रिकोण राशि इसकी बैठी है, is a functional malefic planet and afflicts the second house. So it afflicts the second house. कैसे afflict कर रहा है? 21 डिग्री पर बैठा है, हमारी MEP 20 डिग्री है, तो सन afflict कर रहा है और afflict हो गया क्योंकि badly afflict कर रहा है। Sun is a FMP and afflicts the second house, so becomes weaker and more malefic although it is exalted. Exalted है लेकिन exaltation का तो फायदा खत्म हो गया ना। एक्सॉल्टेड मैलेफिक्स का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। एक्सॉल्टेड मैलेफिक्स तभी अच्छा रिजल्ट देंगे जबकि वो ना तो अफ्लिक्टेड हो ना वो अफ्लिक्ट कर रहे हो। वीनस भी अफ्लिक्टेड, ये उच्च का है। वीनस जो इनका यहाँ पर मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, ये भी उच्च का है, इट इज ऑल्सो एक्सॉल्टेड, लेकिन चूंकि ये अफ्लिक्ट कर रहा है तो इसके उच्चता का जो है, उच्चता का वो मतलब खत्म हो जाता है। Note here the afflicted lagna. Note the afflicted lagna. The relationship of Saturn and Moon. Relationship of Saturn and Moon. Moon कैसे हुआ? Saturn Moon की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, और Moon इसका डिस्पोजिटर बन के बहुत वीक हो गया, नीच का हो गया। तो Saturn और Moon का जो है ये रिश्ता हो जाता है, ये एक दूसरे के जो है दशा अंतरदशा में ये फल देंगे, अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया ये क्या है। सैटर्न यहाँ बैठा हुआ, इमोशंस, लग्न को हमने देख लिया, हेल्थ के सिग्निफिकेटर को हमने देख लिया। तो नाउ वी हैव टू कम टू द कंक्लूजन कि इनको किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है और कब हो सकती है। सैटर्न मून कॉम्बिनेशन कैन लीड टू अ क्वेश्चन है जी सैटर्न सर, एक क्वेश्चन है। सैटर्न मून कॉम्बिनेशन हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि सैटर्न 4th हाउस के MEP को अफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ, अगर वो 5 डिग्री से अधिक होता तो फिर वो कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्या चीज? हाँ हाँ, मतलब सैटर्न अगर से अभी सैटर्न 17 डिग्री पे है, अगर अफ्लिक्ट नहीं कर रहा होता, अगर वो 15 डिग्री का होता तो नहीं, या 14 डिग्री का होता तो नहीं होता। वो नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका सिग्निफिकेंट, उसका डिस्पोजिटर तो वीक हो ही जाता ना। यहाँ तो सैटर्न बहुत कमजोर हो गया। हाँ नहीं, सैटर्न कमजोर हो जाएगा, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सैटर्न मून कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। सैटर्न मून कॉम्बिनेशन हो गया ना नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर वो 5 डिग्री से अधिक का डिस्टेंस रहता तो अभी जैसे सैटर्न 17 डिग्री पे है, इसकी जगह वो 14 डिग्री होता और MEP आपका 20 डिग्री है, थोड़ा तो कम कमजोर होता। मैलेफिक तो फिर भी रहता, थोड़ा कम कमजोर होता, वो कॉम्बिनेशन फिर भी होता। हाँ, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो डिपेंड कर जाती ना, उस देखिए डिस्पोजिटर जो होता है ना, आपको पता है कि डिस्पोजिटर की स्ट्रेंथ से ज्यादा सैटर्न की स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है, ठीक है। और यहाँ तो सैटर्न डेडली हो गया ना। सैटर्न स्ट्रेंथ तो छोड़ दीजिए, इसकी मेलफिसेंस जो कहा जाता है, टू डू इविल, प्रोपेंसिटी टू डू इविल। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। देयर आर 2 थिंग्स। एक है कि स्ट्रेंथ ऑफ सैटर्न, ओके, दैट इज डेबिलिटेटेड, वो कम है, अंडरस्टूड। सेकंड पार्ट इज सैटर्न मून कॉम्बिनेशन which lead to mental tension, anxiety leading to depression. Yes, ये जो in any horoscope, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सैटर्न मून कॉम्बिनेशन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि MEP 20 डिग्री है और सैटर्न 17 डिग्री पे है, तो वो उसको 3 डिग्री से अफ्लिक्ट कर रहे हैं। अगर सैटर्न 14 डिग्री का होता और MEP 20 डिग्री की होती, तब तो वो कॉम्बिनेशन नहीं होता, वो मतलब इसको अफ्लिक्ट नहीं कर रहा होता, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि मून सैटर्न कॉम्बिनेशन नहीं है। देखिए सैटर्न मून, एक चीज ध्यान रखिएगा, कल हमने आपको एक जनरल सूत्र में पढ़ाया है कि सैटर्न मून अगर वीक हैं किसी भी हॉरोस्कोप में,
और अगर वो वीक हैं और उनका वो जब उनकी दशा अंतरदशा होगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, या तो मेंटल एंजाइटी होगी या काम जो होने वाला है वो फंसेगा। यहाँ तो हम इसके साथ लिंक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारी लग्न भी कमजोर है, ठीक है, तो इसीलिए हम लिंक कर रहे हैं। लग्न जब कमजोर है तो हम ये एक्चुअली ब्रेन पर जा रहे हैं, आप समझिए बात को, क्योंकि लग्न से जो है हम ब्रेन देखते हैं और ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द माइंड बिकॉज दिस इज इमोशंस एंड मून इज द कारक फॉर योर माइंड, मति का कारक है मून। ये तीन चीज को हम कंबाइन कर रहे हैं और यहाँ हेल्थ का भी सिग्निफिकेटर हम देख रहे हैं। वी आर सीइंग ऑल दीज, और ये कब होगा ऐसा नहीं है कि ऑफ हैंड हो जाएगा। आगे आप इसमें देखिए, सैटर्न मून कॉम्बिनेशन कैन लीड टू मेंटल टेंशन। आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि सैटर्न यहाँ अगर ये एमईपी को इफेक्ट नहीं करता होता, ठीक है, सैटर्न एमईपी को इफेक्ट नहीं करता होता, लेकिन सैटर्न अगर फंक्शनल मैलेफिक बैठा है और इसका डिस्पोजिटर मून अगर नीच का हो गया, तब भी सैटर्न की स्ट्रेंथ जो है कम तो होगी क्योंकि उसका डिस्पोजिटर खराब हो गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, सैटर्न की प्रोपेंसिटी टू डू बैड विल नॉट बी एज बैड। उसका जो प्रोपेंसिटी टू डू बैड है, टू डू इविल, वो थोड़ा कम रहता, उसकी इंटेंसिटी में कमी रहती। सैटर्न मून कॉम्बिनेशन कैन लीड टू मेंटल टेंशन, ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा, एंजाइटी लीडिंग टू डिप्रेशन। सैटर्न इज प्रेजेंटली, अभी की बात कर रहा हूं, प्रेजेंटली सैटर्न इज इन कैप्रिकॉर्न, ठीक है, सैटर्न, ये ट्रांजिट की बात हो रही है, सैटर्न इज प्रेजेंटली इन कैप्रिकॉर्न। वैसे भी सर थोड़ा सा अगर हम इस पे ऐड करें। हाँ, एक सेकंड पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए मुझे, इसी टॉपिक पे था मेरा। नहीं, इसी टॉपिक पर मैं आपसे जब पूछूंगा ना तब आप बताइएगा, मेरा फ्लो खराब हो जाता है। सैटर्न इज प्रेजेंटली इन कैप्रिकॉर्न फ्रॉम वेयर इट एस्पेक्ट्स लग्न, ये ट्रांजिट की बात हो रही है। अभी सैटर्न यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ से तीसरे एस्पेक्ट से लग्न को देख रहा है। मिड पॉइंट पर अभी नहीं है लेकिन पहुंच जाएगा मिड पॉइंट पर, ठीक है, मिड पॉइंट पर अभी नहीं है लेकिन पहुंच जाएगा मिड पॉइंट पर, तब इसको और बैडली यहाँ पर ये लग्न को और भी बैडली वो इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। Saturn is presently in Capricorn from where it aspects लग्न, आप लोग ट्रांजिट बोलते हैं ना, ये ट्रांजिट भी है। अब देखिए, द मेन पीरियड ऑफ मून इज इन ऑपरेशन, चंद्रमा की महादशा चल रही है इस टाइम में, इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, अलॉन्ग विद द सब पीरियड ऑफ सैटर्न, सैटर्न की अंतरदशा चल रही है। चंद्रमा के महादशा में सैटर्न की अंतरदशा चल रही है। The native suffers from depression and is under medication. He had to be hospitalized and was in ICU. Saturn signifies 12th, which stands and thus hospitalization. The Saturn sub-period is up to July 2021, only after which respite is promised. अब आप पूछिए मुखर्जी जी। अरे पूछना नहीं था, उसमें कम्प्लीमेंट वो कर रहे थे, बता रहे थे अंशुमन जी जो पूछ रहे थे ना कि रिलेशनशिप बिटवीन सैटर्न एंड मून, तो हमको लगता है ये भी एक पार्ट है जो अंशुमन जी छोड़ रहे थे कि सैटर्न बैठा है मून के ही घर में, मून के मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो इसलिए वो रिलेशनशिप डेवलप कर गया। वही मेन तो वही है ना। देखिए, मून कहाँ खत्म हो गया, मून की स्ट्रेंथ कहाँ खत्म हो गई, क्या नियम है? अगर आप परसेंटेज टर्म से बोलेंगे, मून की स्ट्रेंथ, एक तो मून नीच का हो गया, प्लस उसकी मूल त्रिकोण राशि जो है फंक्शनल मैलेफिक द्वारा बुरी तरीके से अफ्लिक्ट हो गई, तो मून तो बहुत ही कमजोर हो गया ना। तो मून जब कमजोर होगा, सैटर्न कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका डिस्पोजिटर है। हाँ, ये जो बोल रहे थे हाइपोथेटिकल, अगर सैटर्न यहाँ नहीं होता तब भी प्रॉब्लम होती, बट वी मे नॉट हैव बीन डिस्कसिंग। मैं ये नहीं कह रहा था कि वहाँ नहीं होता जी। मेरा था सैटर्न मून कॉम्बिनेशन का। सैटर्न मून कॉम्बिनेशन का एक स्पेशल आपने बताया कि इम्पैक्ट होता है
दैट इज डिप्रेशन, मेंटल टेंशन। हाँ वो देखिए सैटर्न मून यहाँ तो एकदम स्ट्रेट कॉम्बिनेशन है। हाँ तो वही मैं पूछ रहा था, मैं उसको थोड़ा सा हाँ तो क्विक कर रहा था। हमने आपको बोला ना कि अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर किसी हॉरोस्कोप में सैटर्न और मून एक दूसरे के इसमें नहीं भी बैठे हैं तब भी लेकिन अगर कमजोर है तो ये एक जनरल सूत्र है कि सैटर्न और मून एक दूसरे के दशांत जब उनका कनेक्शन फॉर्म होगा अगर वो मैलेफिक्स हैं या कमजोर हैं तो कुछ ना कुछ वो अनिष्ट करते हैं। और अनिष्ट तो वो कनेक्शन में हम लोगों को वो डिग्री 5 डिग्री ये सब नहीं देखना है, वो एस्पेक्ट भी हो सकता है। इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स। ओके, इंटेंसिटी अगर सैटर्न और मून दोनों फर्स्ट क्लास बेनिफिट्स हैं तब ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सैटर्न मून जब कंबाइंड करेंगे ना तो वो काम में अड़चन लगाते हैं। ये एक जनरल सूत्र है। इसको जब कृष्णमूर्ति पद्धति में इसका बहुत इंपॉर्टेंस जब हम पढ़ेंगे तो आप देखिएगा उसको कहते हैं पुनर्फू। पुनर्फू पढ़ा है। पुनर्फू आप तो जानकार हैं कृष्णमूर्ति पद्धति के। उसको हम कहते हैं पुनर्फू। पुनर्फू का मतलब डिले, अड़चन, साउथ इंडियन टर्म है वो। तो उसको मैं यहाँ पर ले आया हूँ क्योंकि इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत लोग वो नहीं करते हैं, लेकिन हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि ऐसा होता है। सो आई पिक्ड वन ऑफ दिस हॉरोस्कोप। ठीक है ये। और देखिए आप ट्रांजिट और इसकी बात करते हैं ना, मून और सैटर्न, मून की महादशा चल रही है, सैटर्न की अंतरदशा चल रही है। ट्रांजिट में सैटर्न यहाँ है, यहाँ से सैटर्न जो है लग्न को देख रहा है। ठीक है, और किसको देख रहा है, और किसको देख रहा है सैटर्न यहाँ से, मैंने नहीं लिखा है। और किसको देख रहा है बताइए? और सर 6th हाउस को देख रहा है? नहीं 6th को नहीं, नहीं 6 को नहीं, 7th हाउस देख रहा है। अरे 5th हाउस को, चंद्रमा के मूल त्रिकोण चंद्रमा के मूल त्रिकोण राशि को देख रहा है। अच्छा, ट्रांजिट से ट्रांजिट आप लोग बोलते हैं ना, ट्रांजिट का ये इंपॉर्टेंस है। ट्रांजिट ऐसे तो नहीं कुछ हो जाएगा ना, मान लीजिए सैटर्न कहाँ है, सैटर्न यहाँ होगा तो अभी कोई मतलब नहीं था कि जो है अचानक कुछ हो जाएगा। देयर हैव टू बी कॉम्बिनेशंस। Saturn is aspecting the Lagna, Saturn is aspecting the मूल त्रिकोण राशि of चंद्रमा and the 8th house also। मतलब फिर दोबारा इनका आपस में अटैचमेंट हो गया सैटर्न का और मून का। 8th हाउस ऑल्सो। ठीक है, वीनस के मूल त्रिकोण राशि को भी देख रहा है। तो ये जो है ये लाइव एग्जांपल है, मतलब लाइव एग्जांपल, दिस पर्सन इज स्टिल सफरिंग। ठीक है, ही इज आउट ऑफ हॉस्पिटल और ये इनको ड्रग्स वगैरह पे मतलब रखा गया था और परेशान है, अभी भी परेशान है। और ये 2021 जुलाई तक शनि की इनकी अंतर्दशा चलनी है। तो इनको बोला गया है कि 2021 के बाद जो है कुछ रिस्पाइट है। अब हियर इज वेयर रेमेडियल मेजर्स कम इन। इनको बताया गया है रेमेडियल मेजर्स, ये कीजिए आप, उससे आपको राहत होगी। ये है, ये हमारे बिल्कुल बहुत अच्छे जानकार किसी का है और ये हमारे से डायरेक्ट जो है टच में है, कंसल्टेशन। मेरे सर जब ये ट्रांजिट में जब सैटर्न एमईपी पर आ जाएगा, अभी तो उसे तीसरी दृष्टि से देख रहा है, तो जब एमईपी पर आ जाएगा तो फिर और ज्यादा नुकसान करेगा। बढ़ सकता है, लेकिन उपाय करते रहने से वो चेक में रहेगा। उपाय देखिए ऐसा है ना, प्लैनेटरी पोजीशंस, प्लैनेटरी मूवमेंट्स पे हमारा और आपका बस नहीं है, किसी का भी बस नहीं होता है। हम उनको उपाय से जो है ना हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। कुछ बुरा होने वाला है तो हम उसको कम बुरा कर सकते हैं, और कुछ अच्छा होने वाला है तो हम उसको अच्छा और कर सकते हैं। तो सैटर्न, कल हमने क्या बोला था, सैटर्न जो है स्लो मूविंग प्लैनेट्स जब जो है ना फंक्शनल मैलेफिक हो करके बहुत वीक कमजोर हो जाते हैं, दे कैन प्ले हैवक इन योर लाइफ। और डिप्रेशन एक बहुत खराब बीमारी होती है। दिस सैटर्न इज प्लेइंग हैवक इन दिस पर्सनस लाइफ। चलिए ठीक है, इसमें और एनी फर्दर ट्रांजिट का हमने खोला नहीं, आपको बता दिया, आप लोग सबको पता होगा अभी सैटर्न कहाँ पर है, एवरीबॉडी नोज, है ना। कोई भी ट्रांजिट चार्ट खोल लीजिएगा किसी का भी, तो सैटर्न सबके लिए कैप्रिकॉन में ही होगा।
बताइए एनी मोर। अभी सैटर्न हालांकि रेट्रोग्रेड हो गया है, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया, अभी उल्टा चल रहा है, तो एमईपी से दूर जाएगा और वापस जब इसमें जाएगा, इसके पास एमईपी पे के पास आएगा तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी हो बढ़ेगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद जब इसको छोड़ेगा, निकलेगा अपने मूल त्रिकोण राशि में, जब आएगा अपने मूल त्रिकोण राशि को हार्म नहीं जनरली करता है, लेकिन खुद अगर बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड होता है तो हार्म कर भी सकता है, फिर भी उतना हार्म नहीं करता है। अपने मूल त्रिकोण राशि में रहेगा तब फिर जाकर के थोड़ी राहत होगी। तो ये दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेटरी पोजीशंस, सैटर्न मून, वीक एंड अफ्लिक्टेड लग्ना एंड ट्रांजिट पोजीशंस। तो आप लोग बोल रहे थे ना ट्रांजिट नहीं समझ में आ रहा, संजय जी, संजय जी ट्रांजिट समझ रहे हैं ना? ट्रांजिट समझ रहे हैं ना? तो आ रहा है सर, पर पूरा अभी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सर। जहाँ हाँ देखिए, नहीं ओवरनाइट समझने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं समझ में आएगा, उसको अंतरदशा देखिए। अंतरदशा लॉर्ड जो है ना, अंतरदशा लॉर्ड का स्वे रहता है किसी भी इवेंट पर, इवेंट पर, पीरियड पर अंतरदशा लॉर्ड का स्वे रहता है, वही हावी रहता है। ठीक है, अंतरदशा जो है वो हावी रहती है। तो अंतरदशा जब तक शनि की चलेगी वो हावी है, और इत्तेफाक से ट्रांजिट में भी जो है ना, वो ट्रांजिट में भी वो बहुत वेल प्लेस्ड नहीं है, वेल प्लेस्ड नहीं है। इस हॉरोस्कोप की बात कर रहा हूँ, और स्लो मूविंग प्लैनेट है। ऐसा नहीं कि यहाँ इस घर को छोड़ करके वो 2 महीने में बाहर निकल जाएगा, यहाँ 2.5 साल रहना है उसको, और उसकी अंतरदशा भी लंबी चलती है। चंद्रमा में थोड़ी कम चलेगी, लेकिन शायद 1-1.5 साल की तो चलती ही होगी, तो एग्जैक्ट हमें याद नहीं आ रहा है। तो ये पीरियड थोड़ा ये प्रॉब्लम करेगा। चलिए आगे चलें, एक और खोलें। सोच लीजिए आप लोग 5 मिनट और इसको देखिए, पढ़िए ध्यान से। वो जो परसेंटेज निकालने का हमने फॉर्मूला जो बताया है ना, उससे ऑब्सेस्ड मत होइएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी प्रेडिक्शन करने में। एंड दैट इज ओनली, मतलब ये एक अप्रोक्सीमेशन भी कह सकते हैं, नियरली अप्रोक्सीमेशन विद अ मार्जिन, विद एरर मार्जिन ऑफ 5% ऊपर नीचे। 75% जो हम कहते हैं वो कई बार 80% भी हो सकता है, वो 70% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल हॉरोस्कोप। अगर बहुत ही गया गुजरा हॉरोस्कोप है तो वो 75 का 80% भी बिगड़ सकता है। अच्छा हॉरोस्कोप है तो 75 की जगह 70 या 65 भी बिगड़ सकता है। तो उसको जो है ना, वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट में हम नहीं फिक्स कर सकते हैं, वो थोड़ा सा दैट इज, क्योंकि अगेन वही बात घूम के आ जाती है कि रॉकेट साइंस अभी तक तो एस्ट्रोलॉजी नहीं हुआ है, रॉकेट साइंस कभी हो जाएगा तो विल बी वेरी लकी। और जिस प्रकार से एम्पिरिक रिसर्च चल रहा है, हो भी सकता है कि हो जाए किसी दिन, हो रहा है काफी हद तक, तो बहुत सारी चीजें जो है बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आज आप लोगों को मेल मिल गया? मेल जी मिला। तो अभी तक का ये वाला खैर शायद अभी वाला खाली भेजना रह जाएगा, आज वाला, बाकी सब जा चुका है। रंजीत कल आप कुछ पूछ रहे थे सर, नवांश के बारे में कुछ पूछ रहे थे। नहीं हो गया क्लियर ना, कि वो पूछ रहे थे कि डिग्री अगर उसमें नहीं है तो कैसे है, लेकिन वो बिना डिग्री का ऐसे ही बिना डिग्री के उसमें एस्पेक्ट्स मानते हैं हम लोग। जी जी जी। किसी भी डिविजनल चार्ट में डिग्री नहीं हो सकती है ना, डिग्री कैसे होगी उसमें? अगर उसको कैसे वो बनता है, उसको अगर आप कागज पेंसिल लेके 1-2 चार्ट तो हमने सारे भेज दिए हैं, नवांश कैसे बनता है उसको 1-2 बनाइए नवांश,
मैनुअली बनाइए, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आप अपने आप समझ जाएंगे कि डिग्री का मतलब जो है, डिग्री का कोई माने इसमें मतलब। Should I change? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Results of an afflicted ascendant oblique first house. ये वही है। देखिए अब ascendant की वीकनेस के चलते क्या क्या हो सकता है वो हम पढ़ रहे हैं। ascendant के स्ट्रेंथ्स के चलते, वीकनेस के चलते और भी कुछ कुछ हो सकता है, वो हम फिर जब जनरल टॉपिक्स उठाना शुरू करेंगे तब उसमें ascendant, हर चीज में ascendant कवर होगा इसलिए। लेकिन अभी फिर इसमें हम लोग, फिर जब मेडिकल में हम लोग आएंगे, हेल्थ में आएंगे, फिर ascendant विल प्ले अ रोल। लेकिन अभी प्योरली ascendant से कैसे कैसे लिंक हो करके क्या हो सकता है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। चूंकि फर्स्ट हाउस पढ़ रहे हैं, लॉन्गेविटी था और ascendant से हो सकता है। ये देखिए, दिस इज अनदर हॉरोस्कोप। इसको भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट वी आर डिस्कसिंग इट अगेन। देखिए, the ascendant or the first house, फर्स्ट हाउस जनरली हम बोलते हैं जबकि ascendant में मूल त्रिकोण राशि नहीं होती है, ठीक है तो ascendant ही, लेकिन हम फिर उसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। is badly afflicted by the presence of Jupiter, the most malefic planet on the MEP। ये देखिए, इसको भी मेजर कर सकते हैं। ascendant 5 डिग्री 54 मिनट का है, जुपिटर 5 डिग्री 59 मिनट का है। गलत था। मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, तो बिल्कुल बहुत ही कमजोर कर दिया इसने लग्न को, ठीक है। ascendant or the first house is badly afflicted by the presence of Jupiter, the most malefic planet on the MEP of the first house, and also by the presence of Mars, another FMP। Mars 12th house का स्वामी है, another FMP in the first house at a distance of about 5 degrees, 5 डिग्री के फासले पर है लग्न से, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा ही आउट है, लेकिन इतना मिनट्स का जहाँ फर्क होता है तो हम मार्जिन रख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट होता है। जुपिटर इज द मैलेफिक लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस एंड मार्स इज द मैलेफिक लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस। 8वें का स्वामी जुपिटर है और मंगल जो है 12वें का स्वामी है। afflicting connections between the ascendant 8th house and 12th house। ascendant 8th house 12th house का आपस में जो afflicting connections होता है can give accidents, क्योंकि 8वां और 12वां दोनों एक्सीडेंट का कारक है। हॉस्पिटलाइजेशन 12वां घर, ब्रेन डिजीज 12वां फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स ब्रेन etc, as the ascendant represents the self, brain, health etc। 8th house represents accidents, obstructions, impediments, injuries etc। 12th house represents hospitalizations। During the antardasas of Mars and Jupiter, the natives suffered from a number of accidents, was hospitalized, suffered from a brain disease, had epileptic attacks. The native has been hospitalized on a number of occasions, numerous occasions. As his 6th lord Venus is very strong in the horoscope, house of disease ka lord 12th 6th is very strong in the horoscope, he manages to come out relatively unscathed every time and recovers without much difficulty। इनके साथ कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, हर कुछ दिन पे होता है एक्सीडेंट, चोट लगती है, इनको एपिलेप्टिक अटैक हो चुका है, ये हॉस्पिटल में कम से कम 5-7 बार रह चुके हैं।
एपिलेप्सी का दौरा पड़ना, लेफ्ट साइड का पैरालिसिस हो गया है इनको, लेकिन सभी चीज में से जो है ना ये रिकवर करके निकलते आए। उसका मुख्य कारण ये है कि इनका 6th हाउस का लॉर्ड जो है, डिजीज के हाउस का लॉर्ड जो है वो वीनस फंक्शनल मैलेफिक जरूर है, बट इट इज एक्सॉल्टेड एंड इन फुल स्ट्रेंथ। 100% स्ट्रेंथ में वीनस है, 100% स्ट्रेंथ में 6th हाउस है। तो हादसा होता है लेकिन ये हादसे से रिकवर कर जाते हैं। और ये सब लाइव हॉरोस्कोप्स हैं, मतलब रियल हॉरोस्कोप्स हैं, ये हमारे सामने के हॉरोस्कोप। आई नो दीज पीपल वेरी क्लोजली। इसमें कोई कंफ्यूजन? सॉरी, इसमें फोर्थ हाउस का कुछ असर नहीं पड़ता है क्योंकि सन 12वां स्थान में है? सूर्य जो है 12वां स्थान में है। हाँ। और चौथे घर का मालिक हो करके तो इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा इसके ये एक्सीडेंट या इस पर नहीं, सन का कोई विशेष वो तो नहीं है। सन तो उच्च का बैठा हुआ है 12वें स्थान में। हाँ, 12वां में उच्च का है। एमईपी से दूर पर है जी, एमईपी से दूर तो है। हाँ। इसका वैसे कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ ठीक है, इसका जो है आपका ये वीक होता है, इसका मंगल, इसका जो डिस्पोजिटर है ये कमजोर है थोड़ा सा, लेकिन सन का डायरेक्ट लिंक जो है, जो अभी हम लोगों ने इंसिडेंट्स और इवेंट्स की बात की, उससे कोई बहुत विशेष नहीं है। और सन देखिए सन कहीं भी किसी भी हॉरोस्कोप में अगर उच्च का होगा, ठीक है, और फंक्शनल बेनिफिट, और ये मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है ना जी, इज द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट, तो ये जो भी करेगा ये 12th हाउस को कुछ जो है मजबूती ही देगा 12th हाउस को। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि ये सज्जन जो हैं बचते रहे हैं, क्योंकि ये 12th हाउस से थोड़ा, ये मिड पॉइंट से थोड़ा सा दूर है, ठीक है। मिड पॉइंट के पास अगर रहता तो और थोड़ा सा मजबूती 12वें घर को देता, लेकिन 50% स्ट्रेंथ तो खत्म हो जाती है ना 12th हाउस में। मैलेफिक हाउस में आते के साथ 50% स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, लेकिन उच्च होने का इनको वो मिलता है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन इससे जो हम इंसिडेंट्स और इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कोई विशेष डायरेक्ट मत। वैसे तो हमने बोला कि किसी भी हॉरोस्कोप को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं जी। अब इसके बाद फिर मैं हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप एक वो नेक्स्ट जो मैं प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि फिर उसमें हम किसी भी एक हाउस को आइसोलेशन में नहीं देखेंगे। फिर अब हम देखेंगे कि सेकंड हाउस में, अगर सेकंड हाउस से क्या क्या देखते हैं हम, वेल्थ क्रिएशन देखते हैं, स्टेटस भी देखते हैं, एडिशन ऑफ मेल चाइल्ड देखते हैं, तो वो आइसोलेशन में काम नहीं होता है। सेकंड हाउस अकेले ही कुछ नहीं दे सकता, उसके साथ आपका 11th का भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 10th का भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या प्रोफेशन है उसका कॉम्बिनेशन। तो वो अब जो हम स्टडी करेंगे वो हम आइसोलेशन में नहीं, कई हाउसेज को मिला करके, और वो मैं आपको एक चार्ट भी दूंगा जिसमें देखना है कि किस हाउस से क्या देखते हैं, किस ऑर्डर में देखते हैं। मूल त्रिकोण राशि है तो देखेंगे, मूल त्रिकोण राशि नहीं है तो उस हाउस के फंक्शंस को हम कैसे देखेंगे। मूल त्रिकोण राशि नहीं है, कौन कौन से जो है प्लैनेट्स जो हैं उस हाउस को, वो तो हम आपको चार्ट दे चुके हैं। कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं सिग्निफिकेटर्स हैं। सिग्निफिकेटर और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस ये होता है कि सिग्निफिकेटर वो एक जनरल टर्म है, जैसे सैटर्न इज सिग्निफिकेटर फॉर एज, इट इज आयुष कारक। सन इज सिग्निफिकेटर फॉर फादर, ठीक है। और डिटर्मिनेंट जो होता है वो पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में जो उसका रोल होता है उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। प्राइमरी डिटर्मिनेंट, सेकेंडरी डिटर्मिनेंट उस रोल का। जैसे इसमें हेल्थ का प्राइमरी डिटर्मिनेंट हेल्थ का, इसमें क्योंकि मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है, तो यहाँ प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ इज वीनस, but Venus is the significator in any horoscope for marriage,
फॉर वाइफ इन एनी हॉरोस्कोप। ये डिटर्मिनेंट और सिग्निफिकेटर का फर्क है। जी। इस हॉरोस्कोप का मून एंड सैटर्न का कोई कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे? इस हॉरोस्कोप का मून एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे? अरे तो एपिलेप्सी हो चुका है ना भाई, एपिलेप्सी हो चुका है, हम तो बताए, उसको हम नहीं हाईलाइट कर रहे हैं। एपिलेप्टिक हो चुका है, लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो चुका है, वो तो ब्रेन से ही कनेक्टेड है ना। ये भी है छठा मार्स के ही, इसमें मार्स के यहाँ लग्न में बैठा हुआ है, वो हुआ था मार्स के ही अंतर्दशा में। ये जो मैं इवेंट्स है, इंसिडेंट्स की बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ देम टुक प्लेस इन मार्स एंड जुपिटर। एक एक्सीडेंट मून में भी हुआ था, लेकिन उसमें भी मार्स और जुपिटर का रोल था। मेनली मार्स और जुपिटर के ही अंतर्दशाओं में जो भी हुआ है हॉस्पिटल गए हैं, और भी इनको प्रॉब्लम्स हुई हैं, और भी प्रॉब्लम्स हुई हैं। ये तो हम खाली लग्न से कनेक्टेड, और भी ये, बट एवरी टाइम बिकॉज हिज हेल्थ सिग्निफिकेटर इज वेरी स्ट्रांग, ही कीप्स कमिंग आउट एंड रिगेन्स हेल्थ। चौथा, पांचवा और नौवा का सर, पांचवा और नौवा भाव का वो जो पराशरी में एक सूत्र आता है, भवात भावम। नहीं, हम नहीं जानते हैं। हाँ तो नहीं, हम भूल गए हैं। नहीं मत देखिए, आप पढ़िए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन वो नहीं, उसको मैं नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं भूल भी गया हूँ। ठीक है, वो जो मैंने पढ़ा था फलदीपिका वगैरह में ना, फलदीपिका या नेमी चंद्र शास्त्री, सब किताबें हैं। देखिए मेरे पीछे अगर आपको नजर आ रहा होगा, ऑल आई हैव ऑल द बुक्स। नहीं, अभी वो जो क्वेश्चन उठाए कि सन और मून का, इसमें ये देखेंगे कि नहीं, तो आप तो बता ही रहे हैं कि एपिलेप्टिक इफेक्ट उसको हो चुका है। होगा, हो सकता है, मैं मुझे याद नहीं है, मैं क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको छोड़ दिया। देखिए ऐसा चारों तरफ अगर हम हाथ पैर मारेंगे ना, तो फिर ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इसलिए हमने वो स्टडी करने के बाद, फिर जब मैंने ये सिस्टम्स अप्रोच, जो मैं आपको किताब आप लोगों को खरीदवाया हूँ, आपने देखा होगा, उसमें पढ़ा है अगर आप लोगों ने, तो उसमें वो सिस्टम्स अप्रोच करके है, उसी को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें सबसे एक्यूरेट रिजल्ट्स जो है ना इसी पद्धति से मिलते हैं वैदिक में अभी तक। नहीं तो आप देखिए बीवी रमन की, देखिए बीवी रमन बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है, थे रादर, अब उनकी बेटी हैं गायत्री देवी। अब बीवी रमन की किताब है, क्या तो है 3000 योगाज इन एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, ऐसे करके एक किताब है। अब आप ये बताओ, आप पागल हो जाएंगे योगों, आप याद कीजिएगा योग को, बुध आदित्य योग। अरे बुध आदित्य योग क्या होता है यार? बुध और आदित्य सूर्य तो हमेशा एक साथ रहते हैं, किसी भी आप हॉरोस्कोप में देखिए, तो इट इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी कि सूर्य और बुध जो है एक डिस्टेंस का दायरा होता है, उससे दूर नहीं जा सकते हैं। तो बुध आदित्य योग क्या होता है? चंद्र आदित्य योग, बुध आदित्य योग, इतने सारे योग हैं, आप न कभी योग याद नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए एक्चुअली क्या होता है ना, इसीलिए आदमी एस्ट्रोलॉजी सीख नहीं पाता है, वो उबिया जाता है, ऊब जाता है और वो हटा देता है, किताब को फेंक देता है। नहीं आप बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। आप योग याद करने के चक्कर में रहेंगे, एक दो आपके योग आपके हॉरोस्कोप में नजर आ जाएगा, आप बड़ा खुश हो जाएंगे। एक कोई योग होगा कि हाँ गुरु बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, बोलते हैं लोग गुरु बैठा है लग्न में तो बड़ा अच्छा है। अरे भाई हमारा ये इस हॉरोस्कोप में तो देखिए ना गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु क्या करता है? गुरु तो एकदम मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट होकर के लग्न को अफ्लिक्ट कर रहा है, तो क्या योग हम मानेंगे? गुरु हमको क्या अच्छा करेगा इसमें? ये एम्पेरिकल रिसर्च होने के बाद जो हम पद्धति आपको पढ़ा रहे हैं, ये हमारे रिसर्च की हुई नहीं है, ये हमारे गुरु जी की रिसर्च की। इसमें हमारे अपने कुछ एडिशंस हैं जो हमने, जैसे सैटर्न और मून वाला, अब हर हॉरोस्कोप में मत पकड़ने लगिएगा,
कि सैटर्न और मून मिलेगा तो कुछ होबे करेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, नहीं तो ढूंढने लगेगा तो ठीक है ना, वो आपने एक पे ही अटक जाएंगे। अपने क्लाइंट को भी पागल बना दीजिएगा, खुद भी पागल बन जाइएगा। ऐसा नहीं होता है, मैंने बताया। सैटर्न मून ही कॉम्बिनेशन एक्टिव हो जाएगा। हाँ, सैटर्न मून अब इस हॉरोस्कोप में भी तो कमजोर है, देख रहे हैं आप, 29 डिग्री सैटर्न, 29 डिग्री मून, ठीक है ना। सैटर्न 29 डिग्री सैटर्न 29 डिग्री मून, तो वो तो खतरा हमेशा रहेगा। लेकिन सैटर्न और मून दोनों तो फंक्शनल बेनिफिट है इसमें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। पिछला हॉरोस्कोप जो हमने देखा था उनका कनेक्शन था, यहाँ ये 4 नंबर की राशि थी, यहाँ 8 नंबर की पोजीशन यही था, 5वां और 9वां, लेकिन ये इसके मूल त्रिकोण में बैठा हुआ था, मून था नीच का, डिस्पोजिटर हो गया था इसका, इसीलिए देयर वाज अ डायरेक्ट कनेक्शन। चलिए बताइए, और अब आप लोग, क्या टाइम हुआ भाई? अरे 11 बज गए। टाइम का पता नहीं चलता है। जब कुछ अच्छा चलता है तो टाइम का पता नहीं चलता है। आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, इसका मतलब या तो मतलब आप लोग को सब समझ में आ जाता है या मतलब कुछ नहीं समझ, कुछ नहीं आता है। कुछ ना, जब तक आदमी सोचता है तो अंशुमन जी क्वेश्चन कर देते तो आप लोग बोलते हो कि आपके फेवरेट स्टूडेंट है। ये तो बड़ा मुश्किल है। ये साजिश है, साजिश साजिश ताजी ताजी बात है ये, है ना। अब मजाक की बात है और कुछ नहीं। पांच हॉरोस्कोप हम लोग स्टडी कर लिया। हाँ, देखिए ये इस तरह से सिस्टमैटिकली स्टडी कीजिएगा ना आपको, अब अपना हॉरोस्कोप अपने फैमिली का उठाइए, अपना उठाइए, देखिएगा, और नहीं अगर मैच कर रहा तो समझिए टाइम का जरूर चक्कर है, टाइम ठीक नहीं है। एक चीज बताइए, जनरल क्वेश्चन है ये, आप तो बहुत सारा पद्धति पढ़े होंगे, पाराशरी भी पढ़े होंगे, ये सिस्टम्स अप्रोच आप बता ही रहे हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, तो कहीं ऐसा होता है कि तीनों या 2-3 पद्धति में कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स आ रहे हों, या सारे पद्धति बहुत सभी एक जैसे ही आते हैं? नहीं, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी, इसीलिए तो फिर अरे भाई कृष्णमूर्ति पद्धति क्यों इजाद हुई, या फिर जो हम लोग पढ़े क्यों इजाद हुआ, उतने देखिए आप अगर जो टिपिकल जो है पराशरी अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें इतने सारे योग हैं जिसका आप कर ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सारे योग याद करना। और आप देखिएगा ना, भृगु संहिता भी मिलती है, उठाइए कि जो है अगर गुरु जो है पहले भाव में होगा तो ये होगा, दूसरे भाव में होगा ये होगा, तीसरे भाव में ये होगा, पॉसिबल है क्या कि किसी भी हॉरोस्कोप में कहीं भी गुरु पहले में होगा तो सिमिलर रिजल्ट आएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। ये सब देखिए, ये किताबें जो हैं पहले लोग लिख देते थे, अब मार्केट में किताबें बिकती थी। ये अब जाकर के मॉडर्न एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च जो अब शुरू हुआ है, अभी भी हो रहा है, अभी भी कर रहे हैं, जो जिनकी बात मैं करता हूँ चौधरी जी, जिनकी पद्धति मैं फॉलो करता हूँ, आप लोग को पढ़ाता हूँ, कुछ इसमें अपने तरफ से भी ऐड करता हूँ। तो अब उनके लड़के हैं राजेश चौधरी, वो चलाते हैं, तो हमारे अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे कांटेक्ट में रहता हूँ। तो इन लोगों की बहुत सारी किताबें हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। कहाँ है सब लोग? किसी की फोटो नहीं नजर आ रही है? मैं चाहता हूँ वीडियो क्लास के शुरू में और उसमें जो है ना, जिसमें कि जब मैं YouTube पे कोई वीडियो डालता हूँ तो लोगों को होना चाहिए कि हाँ क्लास चल रहा है। सभी तो नहीं डालता हूँ, जो एक आध चुने हुए वीडियोस मुझे लगते हैं डालना चाहिए, मैं YouTube पे डाल देता हूँ। और अब फिर आप लोग रेडी रहिए, अब 8-10 क्लास के बाद हम कृष्णमूर्ति पद्धति करेंगे। तब तक कृष्णमूर्ति पद्धति थोड़ा सा
कैसे, हाउ टू पुट इट, वो जो नवांश आप लोग समझते हैं वो एक्सटेंडेड नवांश है और बहुत प्रिसाइज है कृष्णमूर्ति पद्धति. Easy to understand. Now that you have a background of Vedic astrology, basics आपके क्लियर है, अब आपको उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि मोस्ट कॉन्सेप्ट सब आपको मालूम है. और बताइए आप लोग, और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग सो फार, नॉट ओनली टुडेज, पहले का भी? मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम ट्रांजिट में जैसे मून की और सैटर्न की आपने बताया था अंतर्दशा चल रही है. अगर नहीं समझ में आया है तो किसी दिन आप लोग अपने अपने पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, एक रिवीजन क्लास कर लेंगे. रिवीजन क्लास जरूरी है सर. हाँ, ट्रांजिट में सर वही बस कंफ्यूजन है कि उसमें जैसे मून में आपने बताया कि जैसे सैटर्न की अंतर्दशा चल रही है, तो हम सिर्फ सैटर्न की ही मतलब देखेंगे दृष्टि की, सैटर्न की कहाँ थोड़ा तेज बोलिए, सर जैसे आपने बताया ना. हाँ, जैसे आपने बताया कि ट्रांजिट में जैसे मून में जैसे सैटर्न की अंतर्दशा चल रही है, तो उस टाइम हम खाली सैटर्न की ही मतलब पोजीशन देखेंगे कि कहाँ इसकी दृष्टि पड़ रही है, या फिर हम जो मैलेफिक हाउसेस थे जैसे अब उनकी भी जैसे जगह चेंज हो गई है तो उनकी भी देखेंगे? वो तो इवेंट के अनुसार होगा ना. मैलेफिक जो प्लैनेट थे, ये समझ जाइए, अभी तक हम पढ़ते आए हैं, नहीं भी पढ़ते आए हैं तो ये समझिए कि किसी की भी जिंदगी में हमारे आपके कितने जो भी हम लोग हैं, हमारी जो अंतर्दशा अभी चल रही है ना, अगर हमारा हॉरोस्कोप करेक्ट है तो आप अपने अंतर्दशा का एनालिसिस कीजिए. अंतर्दशा स्वामी जो है ना, वो हॉरोस्कोप में देखिए वो क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसके क्या सिग्निफिकेशंस हैं, वो किस किस चीज का डिटर्मिनेंट है, वो हमें क्या फल दे सकता है मेनली. तो सर सिर्फ अभी उसी का लेके चलेंगे, जैसे मून में अभी शनि की चल रही है तो शनि का सुन लीजिए, ये देखिए आप, उसके बाद देखिए आपको अभी आपका कैसा टाइम चल रहा है, वो उससे मैच कीजिए अंतर्दशा स्वामी से. क्या हमें जो मेरा जो पीरियड चल रहा है, क्या जैसे सैटर्न, मान लीजिए सैटर्न, जैसे जो अभी हमने हॉरोस्कोप एक देखा, तो हमने देखा ना कि सैटर्न वीक है, ठीक है, वो 5वें भाव में बैठा है, लग्न ऑलरेडी अफेक्टेड है. 5वां भाव किस चीज का है? अमंगस्ट अदर थिंग्स 5वें भाव से हम इंटेलिजेंस भी देखते हैं, एजुकेशन भी देखते हैं, स्पोर्ट्स भी देखते हैं, कल्चर देखते हैं, इमोशंस, तो इमोशंस ब्रेन के साथ कनेक्टेड है. अगर वहां फंक्शनल मैलेफिक सैटर्न बैठ के बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है तो उस हाउस को वो नुकसान पहुंचाएगा. उस हाउस को वो क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है? उस हाउस को वो तरह तरह के नुकसान पहुंचा सकता है. या आप शेयर मार्केट में आप खेलते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा. अभी तो आप देखो सैटर्न हमारे हॉरोस्कोप में क्या क्या दिखाता है. हर एक प्लैनेट का एक रोल होता है ना, हर एक प्लैनेट का एक रोल होता है. वही रोल जो है उसको अपना निभाना है अपने अंतर्दशा में. अब वो अंतर्दशा किसके साथ है वो भी काउंट करेगा. चंद्रमा के साथ अंतर्दशा है अभी जो चल रही है, जिसकी बात अभी हमने की. अब आप देखिए चंद्रमा किस चीज का कारक है, किस चीज का सिग्निफिकेटर है, तो कहीं ना कहीं दोनों का जो है ना, दोनों कंबाइंड करके जो है ना, इंटरप्ले जिसको हम बोलते हैं ना, कंबाइंड करके असर देंगे. वो हमने पढ़ा था ना कि अगर अंतर्दशा स्वामी अच्छा है और महादशा स्वामी खराब है तो कैसा रिजल्ट मिलेगा, वो हमने कहा. हाँ, और यहाँ तो सर दोनों ही खराब है. हाँ, दोनों खराब है तो खराब रिजल्ट मिलेगा. खराब ही मिलेगा. हाँ, और फिर हमें देखना है कि वो रिजल्ट कब मिलेगा. तो कब मिलेगा को हम देखते हैं ट्रांजिट से. कब मिलेगा को हम देखते हैं ट्रांजिट से, और प्रेडिक्शन उसी हिसाब से किया जाता है. जैसे हमने देखा ये चंद्रमा और शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, हम देख रहे हैं कि दोनों खराब हैं, देख रहे हैं दोनों खराब है. तो अब सैटर्न की मूवमेंट जो है ना,
एक तरह से आसान भी है उसको वो करना। चंद्रमा तो रोज घूमता रहता है, महीने में एक चक्कर लगा देता है। सैटर्न एक घर में 2.5 साल रहेगा। तो अब आप देखो कि उस 2.5 साल में वो कैसे घर में है, वहां से कहाँ कहाँ उसकी दृष्टि है और सैटर्न का क्या रोल है। तो वो ट्रांजिट में आपको मिलेगा कि ये सैटर्न क्या क्या कर सकता है। सैटर्न अगर लग्न को देख रहा है, लग्न वीक है, सैटर्न का क्या रोल है। सैटर्न का रोल हम देख चुके हैं, हमको मालूम है सैटर्न हमारे हॉरोस्कोप में क्या कर सकता है। तो जब वो लग्न को देखेगा या 5वें भाव को देखेगा या चंद्रमा को देखेगा या चंद्रमा के नेटल पोजीशन को देखेगा जो हम लोगों ने पढ़ा, तो वो भाव आएगा, वो हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कई बार ट्रांजिट अपने आप में अंतरदशा को ओवर रूल कर देता है, वो जरा डिफिकल्ट होता है एज फॉर एन एस्ट्रोलॉजर। अब चंद्रमा और सैटर्न की अंतरदशा और महादशा चल रही है, लेकिन सडनली आप देखिए कोई ऐसा एक रिजल्ट आ गया आपके सामने जो जस्टिफाई नहीं होता है चंद्रमा और सैटर्न से, तो एट टाइम्स वो फिर देखना पड़ता है क्या हुआ, क्यों हुआ, वो देखना पड़ता है। और ये हम किसी भी हॉरोस्कोप में अपने ही हॉरोस्कोप आइडेंटिफाई करके अगर रखें कि कौन सा ग्रह हमें हमारे लिए खराब करेगा, तो हम सतर्क होंगे, हम उसका उपाय करेंगे। और उपायों में बड़ा दम होता है अगर ठीक से किए गए तो। ट्रांजिट को समझ जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसी तरह के एग्जाम्पल से ट्रांजिट समझिएगा, इसी तरह के एग्जाम्पल जब सामने आएंगे ना तब आप ट्रांजिट समझिएगा। चलिए ठीक है, 11 बज गया। सर जस्ट एक मान लीजिए ये हॉरोस्कोप अगर पहले आया होता तो क्या हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते थे कि आने वाले बिल्कुल कर सकते, ऐसा सिचुएशन आएगा कि वो डिप्रेस होकर हॉस्पिटल चला जाएगा? हाँ, थोड़ा जोर बोलिए ना, आवाज कम आती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या हम लोग ऐसा ये पहले आया होता तो हम लोग ट्रांजिट देख के बता सकते थे कि इस पीरियड में वो हॉस्पिटल चला जाएगा डिप्रेशन होके? देखिए ऐसा है ना, अगर आप ट्रांजिट फॉलो करते तो आप बता सकते हैं। आप डिपेंड करता है आप एज एन एस्ट्रोलॉजर कितना पेन्स लेते हैं। आप एक चीज तो आपके सामने आ गई कि सैटर्न और चंद्रमा दोनों खराब हैं, अगर मिलेंगे एक साथ तो खराबी करेंगे। तो खराबी करेंगे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कब खराबी करेंगे। अब एग्जैक्टली डेट को आप पॉइंट आउट शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस पीरियड को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई देखिए इस पीरियड में जब सैटर्न जब यहाँ से लग्न को देखेगा या 5वें को देखेगा या 8वें को देखेगा, ये तो हमें पता चल जाएगा। तो आपको यू हैव टू वार्न योर क्लाइंट कि ये पीरियड खराब है। देखिए इसमें जो है ना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड क्या इश्यूज हो सकते हैं वो आप मेक आउट कर सकते हैं फ्रॉम द नेटल हॉरोस्कोप इटसेल्फ, यू कैन मेक आउट। हाँ सर, जैसे इसको देखने से पता चल रहा है कि अभी हेल्थ का जो सिग्निफिकेटर है, देखिए हेल्थ का सिग्निफिकेटर इज इम्पोर्टेंट। हेल्थ का सिग्निफिकेटर अगर कमजोर है तो प्रॉब्लम ज्यादा होती है। हेल्थ का सिग्निफिकेटर अगर सपोर्ट कर रहा है तो एक तो रिकवरी जल्दी होती है, कोई चीज होगा घातक नहीं होगा, मतलब जानलेवा नहीं होगा, आपको जो है बहुत सीरियसली जो है नहीं बीमार करेगा, लेकिन जल्दी ठीक करके आपको घर वापस ले आएगा। हेल्थ का सिग्निफिकेटर, उसका भी रोल होता है। और हेल्थ के क्या जनरल सिग्निफिकेटर्स होते हैं, ये सब ये प्रैक्टिस की चीज है, ये आपको याद करना पड़ेगा। किसी भी हॉरोस्कोप में जो नेचुरल जोडियाक के जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं, फर्स्ट हाउस चूंकि हेल्थ है तो मंगल, इट इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर फॉर हेल्थ। मरकरी चूंकि 6 नंबर का स्वामी है, 6 नंबर का घर जो है वो हेल्थ के लिए होता है, तो मरकरी इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर फॉर हेल्थ। सन, एनर्जी का स्रोत जो है वो सन है, तो सन भी हम देखते हैं हेल्थ के लिए। और बाकी फिर पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन जो आपके 6th हाउस का स्वामी है वो आपका हेल्थ का डिटर्मिनेंट है। तो ये कॉम्बिनेशन से फिर हमको देखना पड़ता है, प्रेडिक्शन करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप एज एन एस्ट्रोलॉजर कितना पेन्स लेने को तैयार है, कितना एक हॉरोस्कोप के पीछे टाइम देने को तैयार है। लेकिन इस तरह के हॉरोस्कोप अगर आएंगे देन यू शुड बी एबल टू पॉइंट आउट कि क्या प्रॉब्लम है। ये हॉरोस्कोप मेरे पास ज्यादा दिन पहले नहीं आया है, मैं आपको बता दूं। ये हॉरोस्कोप मेरे पास 3-4 दिन पहले आया है, 4-5 दिन पहले, और मैंने इस हॉरोस्कोप को देख करके बता दिया था कि क्या प्रॉब्लम इनको हो रही होगी।
फिर देन दैट पर्सन कंफर्म्ड हाँ ये प्रॉब्लम है और मैं आईसीयू में रहा था, ऐसी ऐसी दिक्कत है और अभी भी मेरा इलाज चल रहा है। इस हॉरोस्कोप को मैंने देख करके बता दिया था क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या आप किस चीज से सफर कर रहे होंगे। और दैट प्रूव टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट। संजय जी आपके ड्यूटी का टाइम हो गया भाई, सो रहे हैं आप? नहीं सो नहीं रहा हूँ सर, सोऊंगा तो ड्यूटी कैसे होगा सर? आपको तो ड्यूटी पर जाना है। हाँ सर। चले फिर। ओके सर। किया जाए, आप लोग चलिए, आप लोग जाइए, खाना वाना खा के बैठते हैं ना आप लोग सब लोग? नहीं सर। है? नहीं। हाँ सर। नहीं, कौन नहीं बोल रहा है भाई? पूनम। अरे इतना देर, इतने लेट मत खाया करो। खाना 8 से 9 बजे, 8 बजे तक 9:30 का टाइम तो इसलिए रखा गया ना कि सारा रूटीन खत्म हो जाए, उसके बाद फिर सबसे अच्छा खाने का समय 8 बजे है। 8 बजे हॉरोस्कोप इसी तरह देखा जाता है। आप जो पूछ रहे थे ना, इस हॉरोस्कोप को देख करके मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये क्या प्रॉब्लम। देखिए, क्योंकि सबसे पहले ये समझिए, ये हॉरोस्कोप आएगा ही जब अंतरदशा की प्रॉब्लम वाला ही हॉरोस्कोप ज्यादातर आएगा आपके पास। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है वो अंतरदशा अभी क्या, मतलब क्या प्रॉब्लम कर सकती है। खुशहाल आदमी नहीं ना लेकर के आता है यार हॉरोस्कोप। हाँ, कुछ लोग होते हैं, देखिए लॉटरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, लोग पूछने वाले होते हैं। अगर वो सट्टा लगाते हैं लोग क्रिकेट मैच पर, वैसे भी सवाल आते हैं। शेयर बढ़ेगा कि नहीं वो पता कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्या चीज? कौन सा शेयर कितना बढ़ेगा? अंशुमन वो मंडेन, शेयर का तो प्रोडक्शन आते रहता है। इट इज अ पार्ट ऑफ मंडेन एस्ट्रोलॉजी। लगा सकते हैं, पता लग है वो, उसके स्पेशलाइजेशन वाले लोग होते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि मैंने देखा है क्रिकेट मैच में, मैं अपने चुपचाप से क्रिकेट मैच पे अगर खाली लगा देता हूँ और कर तो प्रेडिक्शन करेक्ट हो जाता है, लेकिन किसी और को बताता हूँ अगर वो सट्टा लगा देता है तो प्रेडिक्शन गलत हो जाता है। ये फैक्ट है एकदम, ये बता रही, ये विधि का विधान है। आप इससे जीत नहीं सकते हैं पैसा। आप वैसे अगर बिना इंटरेस्ट के जो है, अगर आप प्रेडिक्शन करेंगे क्रिकेट मैच का, आपका प्रेडिक्शन करेक्ट आएगा। वो सब कृष्णमूर्ति पद्धति में होता है, बताएंगे जब। चलिए, वो सब बता रहे, कोई पूछ रहा है कि सट्टे की शेयर मार्केट पता चल जाता है, तो कैसे मैं नहीं बताती? हाँ, पता चल जाता है। कोई और है। ऐसा है ना, आपको एस्ट्रोलॉजी आती हो चाहे नहीं, आप घर के बाहर एक बोर्ड टांग दीजिए, आपके पास कस्टमर आएगा, आप जो है 10 प्रेडिक्शन करेंगे, उसमें 3-4 सही निकल जाएगा। और 3-4 सही अगर कोई बढ़िया निकल गया तो स्टार्ट करवाते हैं ना, आप फिर लखपति करोड़पति वैसे ही बन जाएंगे। एंड करवा रहे हैं ना, 5-10 मिनट फिर ऑन आपका करवाते नाम हो जाएगा, बीच में पूरा बंद कर देते हैं। लेकिन वो फिर करवा देते हैं। तो कहते थोड़ा इम्प्रेशन से कई बार पता चला है, एक्सप्रेशन से क्या बोल रहे हो आप, ये बात कई बार आती है।